हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे पीटीएफ आईएएस एकेडमी में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। आप लोग देख रहे होंगे, थंबनेल में ही दिख रहा होगा, यह एससीईआरटी की किताबें हैं। समग्र शिक्षा अभियान बिहार सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है। यानी कि जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों का अपना अपना संशोधन करके बुक्स निकाला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग एससीईआरटी की बात कर रहे हैं। एससीईआरटी क्यों? क्योंकि बीपीएससी शिक्षक बनने के लिए 6 क्लास से लेकर के 10th या 10+1 और 2 तक पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। क्योंकि आप देख रहे होंगे विगत 0.1, 0.2, 0.3 री एग्ज़ाम में भी आपने देखा होगा कि जितने भी प्रश्न बनाए जाते हैं और प्रश्न बनते हैं, अगर कोई भी विद्यार्थी एनसीईआरटी और एससीईआरटी का अध्ययन अगर किया है तो वह आराम से स्कोर प्राप्त कर लेता है। एससीईआरटी की बात करें तो मुझे जहाँ तक लगता है कि एनसीईआरटी से भी बिल्कुल कमतर नहीं है। कहीं कहीं कोई ऐसा मैटर है जो एनसीईआरटी से बेहतर हमें दिखाई देता है। अगर हम लोग एससीईआरटी का सही तरीके से अध्ययन कर लें तो बीपीएससी टीचर 4.0 के लिए जो डिमांड करता है, 4.0 जो डिमांड करेगा, बीपीएससी जो प्रश्न बनाएगी वो आधार यही किताब से ही रखता है। क्योंकि आप देखे होंगे एक समय में अतुल प्रसाद अध्यक्ष थे, बीपीएससी के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने ये बात कहा था कि बीपीएससी शिक्षक बनने के लिए एक बार ज़रूर एससीईआरटी की किताबें या एनसीईआरटी की किताबें ज़रूर पढ़ के आइएगा। इसका मतलब ये है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी की जो किताबें होती है वो कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट भी आपको मतलब इसका जानकारी हो जाता है। और साथ ही साथ रहा सवाल जीएस का, तो जीएस के लिए सबसे बेहतर और सटीक किताबें मानी जाती है एनसीईआरटी और एससीईआरटी। तो हम लोग अभी 6ठा क्लास का एससीईआरटी पढ़ेंगे। समग्र शिक्षा अभियान की ये किताबें हैं, समग्र शिक्षा अभियान की ये किताबें हैं। और 6ठा क्लास का यह अतीत से वर्तमान तक भाग 1 हम लोग यहाँ पे करेंगे। बीपीएससी शिक्षक के लिए हमें जहाँ तक लगता है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आराम से अभी घर पे बैठिए या रूम पे बैठिए, जहाँ है, जहाँ कंफर्टेबल आपको फील हो रहा है, जहाँ पे लग रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने पे दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम सेल्फ स्टडी पे दे सकते हैं, वही आपके लिए बेस्ट है। अगर माहौल आपके घर में ही अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पटना आइए। पटना आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। टाइम बेकार में चला जाएगा और कोचिंग के चक्कर लगाते लगाते फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए हम आपको यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेल्फ स्टडी पर ही दीजिए। विद्यार्थी, जो भी विद्यार्थी हो, अगर सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस अगर करता है तो रिज़ल्ट उसी का आएगा। सेल्फ स्टडी पे सटीक किताबों का अध्ययन करना ज़रूरी है। जैसे एससीईआरटी किताबें हैं, एनसीईआरटी की किताबें हैं, कुछ सटीक किताबें हो जाएगी। जैसे टेक्स्ट बुक में कुछ सटीक जो मटेरियल किताबें हैं उसे पढ़िए, और उसके बाद आप विगत वर्षों में बीपीएससी के द्वारा जितना भी एग्ज़ाम हुआ है उसका एक बार ज़रूर प्रश्नों का मूल्यांकन करिए, प्रश्नों को बनाइए। फिर आपको ये खुद पता चलेगा कि प्रश्न 1, 2, 3 जो एग्ज़ाम हुआ है उसका भी विश्लेषण करिए, तब आपको पता चलेगा कि प्रश्न कहाँ कहाँ से बनाए जाते हैं। सारे के सारे प्रश्न, चाहे बीपीएससी सिविल सर्विस की एग्ज़ाम हो और चाहे बीपीएससी शिक्षक का एग्ज़ाम हो, क्यों बिना मतलब के 10 किताबें पढ़ना, 10 मटेरियल पढ़ना, कोई फ़ायदा नहीं होता। सटीक किताबें पढ़िए, थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, ज़्यादा सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। इतना याद रखिए कि कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मतलब शॉर्टकट नहीं है, इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पे हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपके हाथों से एक भविष्य का निर्माण होगा, तो ज़रूरी है कि आप खुद पहले सारा का सारा टाइम अपने निर्माण में लगाइए। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। यह 6 क्लास का एससीईआरटी समग्र शिक्षा अभियान की किताबें हैं और यहीं से हम लोग करेंगे अतीत से वर्तमान तक। ये पहला इसका वॉल्यूम हो जाता है, यह पहला वॉल्यूम हो जाता है। यहाँ पे पहला वॉल्यूम है, पहला वॉल्यूम में हम लोग यहाँ पे करते हैं
ये छठी क्लास की SCERT की किताबें हो जाती है। छठा क्लास का थोड़ा सा और छोटा इसका पॉइंट किया जाए, है ना। चलिए, छठा क्लास का NCERT का किताब हो जाता है। अतीत से वर्तमान तक किताब का ही नाम है ना। छठा क्लास का अतीत से वर्तमान तक फर्स्ट वॉल्यूम है छठा क्लास का। अगर आपके पास है तो ज़रूर उसको एक बार पढ़िएगा। एक बार नहीं, 2 या 3 बार पढ़ लीजिए, क्योंकि हो सकता है 4.0 का एग्ज़ाम दिसंबर में हो जाए। नोटिफिकेशन इस महीना में मेरे ख्याल से आना चाहिए। अगर देर कर दिया तो एग्ज़ाम 1-2 महीना बाद ही होगा, लेकिन एग्ज़ाम निश्चित तौर पे 4.0 का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अतीत से वर्तमान तक, जिसमें पहला अध्याय में जब हम लोगों ने पढ़ा तो पता चला कि इसमें से कोई भी ऐसा मतलब पॉइंट नहीं बना एग्ज़ाम के व्यू से। लेकिन दूसरा पॉइंट में आप देखते हैं, दूसरा जो अध्याय है, क्या, कब और कैसे, तो यहाँ से प्रश्न बनते भी हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, कहता है इतिहास के बारे में। यह छठी क्लास का ही है, तो छठी क्लास के विद्यार्थियों को क्या पढ़ना है। जिस तरीके से छठी क्लास की बात है, तो छठी क्लास की एक लेवल को ही देख करके मतलब ये मटेरियल बनाया गया है। लेकिन हम लोग इसमें थोड़ा सा डिटेल्स में बात करेंगे। तो देखिए, इतिहास को यहाँ पे 3 भागों में बांट करके दिखाया गया है। इतिहास को यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला प्राचीन भारत का इतिहास हो जाएगा, प्राचीन भारत का इतिहास हो जाएगा, और मध्यकालीन भारत का इतिहास हो जाएगा। उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास हो जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास को यहाँ पर भी, क्योंकि प्राचीन भारत का इतिहास अगर हम लोग देखें तो प्राचीन भारत के इतिहास को लिखने में सबसे ज़्यादा योगदान जो है, जिस सोर्स का सबसे ज़्यादा और सर्वाधिक योगदान है, वह पुरातात्विक साक्ष्यों का हो जाता है। यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत जो है, इसका सबसे ज़्यादा भूमिका है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अध्ययन के आधार पर ही प्राचीन भारत का इतिहास लिखा गया। हम लोग अभी प्राचीन भारत का ही इतिहास देखेंगे। तो प्राचीन भारत के इतिहास को हम लोग भी यहाँ पे 3 भागों में डिवाइड करके एक बार देखते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जाता है। सबसे पहला अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, वो हो जाएगा इतिहास, यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास को हम लोग 3 भागों में यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला है ना, सबसे पहला प्रागैतिहासिक काल हो जाता है। सबसे पहला जो हो जाएगा, सबसे पहला प्रागैतिहासिक काल हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल हो जाता है यहाँ पे, प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद है दूसरा जो बिंदु हो जाएगा, वो दूसरा बिंदु हो जाएगा आध ऐतिहासिक, आध ऐतिहासिक काल हो जाएगा, आध ऐतिहासिक काल हो जाएगा, आध ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो बिंदु है हमारा, तीसरा जो बिंदु है यहाँ पे, तीसरा बिंदु वो हो जाता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल कहते हैं इसको। तीसरा हो जाएगा बिंदु ऐतिहासिक काल। यानी कि हम लोगों ने इतिहास को यहाँ पे, प्राचीन भारत के इतिहास को सबसे पहले 3 भागों में डिवाइड किया। एक प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, और दूसरा जो है वह आधि ऐतिहासिक काल हो जाएगा, और तीसरा जो है वह ऐतिहासिक काल हो जाता है। यहाँ प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले ये समझिए, हम लोग प्रागैतिहासिक काल को हम लोग पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। प्रागैतिहासिक काल को हम लोग पाषाण काल के नाम से जानते हैं, पाषाण काल। और आपको पता ही होगा पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। पाषाण का अर्थ क्या होता है? पत्थर होता है। यानी कि यहाँ पे पत्थर की प्रधानता सर्वाधिक ही, लोगों का जीवन जो है पत्थर से ही संचालित होता था। जैसे वैदिक काल में आप पढ़ते होंगे तो गाय ही सब कुछ था, उनके जीवन का आधार था। उसी तरीके से पाषाण काल के लोगों का जीवन का आधार पत्थर ही था। पत्थर के साथ रहना, पत्थर के साथ सोना, पत्थर के साथ मतलब हथियार का इस्तेमाल करना। इसीलिए प्राचीन भारत के इतिहास में जब पाषाण काल को लिखा गया तो वहाँ पे कोई लिखित साक्ष्य मिला ही नहीं, कोई लिपि भी नहीं मिला।
कोई लिपि नहीं मिला, कोई साक्ष्य नहीं मिला, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, ना आविष्कार हुआ ही नहीं था। लेकिन यहाँ पे मानव के द्वारा जिस पत्थर का उपयोग किया गया, उसी उपयोग किए गए पत्थरों के अध्ययन के आधार पर ही इस इतिहास को लिखा गया। इस इतिहास को लिखा गया किसको? यही इतिहास प्रागैतिहासिक काल को, प्रागैतिहासिक काल को, है ना। यहाँ पे लिपि का अभाव है, यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य तो है, यहाँ पे लिपि मिलता ही नहीं है, यहाँ लिपि का भी अभाव है, लेखन कला का अभाव हो जाता है। एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, इसी प्रागैतिहासिक यानी पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं। हम लोग जब अगला क्लास में पढ़ेंगे, 7वीं क्लास में, ये 6ठा क्लास में एक छोटा सा परिचय दिया है। हम परिचय पे ही बात कर रहे हैं, इतना नहीं दिया था, थोड़ा सा दिया है, लेकिन हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि चीज़ें अगले क्लास में ज़्यादा समझ में आएगी। तो यहाँ पे पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में बांट के देख सकते हैं, है ना। इसको पहले मिटाया जा, 3 भागों में बांट के हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहला, यहाँ पे सबसे पहला देखते हैं, पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में बांट के देखेंगे। पाषाण काल को सबसे पहला हो जाएगा पूरा पाषाण काल। सबसे पहला हो जाता है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल हो जाएगा, पूरा पाषाण काल। दूसरा जो बिंदु है, दूसरा बिंदु मध्य पाषाण काल हो जाएगा, दूसरा मध्य पाषाण काल हो जाएगा, मध्य पाषाण काल हो जाएगा। और तीसरा जो बिंदु है हमारा, तीसरा हो जाएगा नव पाषाण काल, नव पाषाण काल हो जाएगा। ये तीसरा नव पाषाण काल हो जाता है। यानी कि प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक पूरा पाषाण काल हो जाएगा, मध्य पाषाण काल हो जाएगा और नव पाषाण काल हो जाता है। यहाँ पे जीवन, जैसे पाषाण काल की अगर बात हम की है तो अंडमान निकोबार द्वीप में कुछ जनजाति निवास करती है, जैसे कोरवे, शैम्पेन, इस तरीके से 2-4 जोरवे जनजाति, इस तरीके से है, 2-4 जनजाति वहाँ पे है। उनका जीवन जीने का जो सलीका है, जो अंदाज है, जो रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इनका कहीं ना कहीं संबंध इस पाषाण काल किसके साथ रहा है। आज भी वो लोग पत्थर के कंदराओं में, पेड़ों पे रहते हैं। आज भी कंदमूल जानवरों का शिकार करके वो भोजन करते हैं। तो ज़िंदगी का ये पाषाण काल का थोड़ा सा झलक हमारे ही भारत में अंडमान निकोबार द्वीप जो प्रतिबंधित एरिया है, भारत सरकार के द्वारा उसे प्रतिबंधित कर दिया गया। भारत के लोग ही उस क्षेत्र में, उनके क्षेत्र में नहीं जा सकते, भारत के लोग ही उनके क्षेत्र में नहीं जा सकते। तो वो जो जीवन है, अगर आप देखना चाहते हैं तो ये सारा का सारा जीवन बिल्कुल उसी तरीके से दिखाई देगा। ये प्रागैतिहासिक काल का, पाषाण काल का, वहाँ पे ऐसा जीवन दिखाई देता है। हालांकि पहली बार 2024 में जब लोकसभा का आम चुनाव जब हो रहा था, तो पहली बार वहाँ के एक जनजातियों का, मतलब वो लोग 7 ही मात्र थे और 7 लोगों ने ही वोट दिया है। इतना मतलब वो लोग पिछड़े हुए हैं, मतलब मुख्य धारा में आते आते उनको कितने वर्ष अभी लगेंगे। भारत में ऐसी जनजातियाँ हैं, ऐसे अभी भी हमारा समाज है जो मुख्य धारा से बहुत दूर है, बहुत पीछे है। सामाजिक स्तर हो, राजनीतिक हो, धार्मिक सांस्कृतिक हो, अर्थव्यवस्था, हर चीज़ से वो पिछड़े हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो जो हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप की बात जो कर रहे थे, जिन जनजातियों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, उन जनजातियों का झलक हम लोग प्रागैतिहासिक यानी पाषाण काल के जो जीवन है, जो लोग उसमें जिया करते थे, थोड़ा सा हम लोग उस चीज़ को समझ सकते हैं। ये हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, द्वितीय हमारा हो जाएगा, द्वितीय हो जाता है आधे ऐतिहासिक। दूसरा जो बिंदु है, पहला प्रागैतिहासिक काल हम लोगों ने देखा, दूसरा हो जाता है आधे ऐतिहासिक काल। दूसरा हो जाएगा आधे ऐतिहासिक काल, दूसरा हो जाएगा आधे ऐतिहासिक काल। आधे ऐतिहासिक काल में, ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं, आधे ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला है और लिपि भी मिला। यानी कि यहाँ पर आधे ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक
पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला है और यहाँ पे लिपि भी मिला, यहाँ पे लिपि भी मिला है, लेकिन परंतु लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, नहीं जा सका है, मतलब यह अपठनीय है, पढ़ा नहीं जा सका। उदाहरण स्वरूप अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो आदि ऐतिहासिक काल का उदाहरण हड़प्पा सभ्यता हो जाता है। मोहनजोदाड़ो की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को ही कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को काशीयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ये उदाहरण हो जाता है आदि ऐतिहासिक काल का, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में पुरातात्विक साक्ष्य बहुत सारा मिला। पुरातात्विक साक्ष्य की मौजूदगी तो है, यहाँ तक कि लिपि की भी मौजूदगी है, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। वहाँ का जो लिपि है अपठनीय है, और यही वजह है कि उस काल को हम लोग आदि ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। उदाहरण स्वरूप हम लोग यहाँ पे देखें, पूछा जा सकता है, पूछा गया है एग्ज़ाम में। उदाहरण स्वरूप हम लोग देखेंगे तो ये हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से हमेशा बीपीएससी में प्रश्न रहता है। हड़प्पा सभ्यता को मोहनजोदाड़ो की सभ्यता भी कहते हैं, इसे काशीयुगीन सभ्यता भी कहते हैं। काशा, पूरी दुनिया को काशा का ज्ञान देने वाला हड़प्पा सभ्यता ही है। काशा बनता है, काशा बनता है तांबा और टीन को गला करके, तांबा और टीन को गला करके काशा बनाया जाता है। ये काशा बनाने की कला हड़प्पा सभ्यता के लोगों को ही प्राप्त था, जो पूरी दुनिया को पहला काशा बनाने का ज्ञान दिया। इसका मतलब ये है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तकनीकी का अच्छा ज्ञान था, और यही वजह है कि हड़प्पा सभ्यता, अगर हम पूरी दुनिया में, पूरे संसार में अगर सारी सभ्यताओं का मूल्यांकन करें तो हमको ऐसा आभास होता है, ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता उन सारे सभ्यता और संस्कृतियों से उन्नत थी। हड़प्पा सभ्यता की जब विशेषता पढ़ेंगे, और मेसोपोटामिया, सुमेरियन, बहुत सारे ऐसी सभ्यता और संस्कृति है, जब उससे आप तुलना करेंगे तब आपको लगेगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो सबसे विकसित अवस्था में थी। और यही वजह है कि मेंस में भी प्रश्न पूछता है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्न बहुत सारे, जो जितने भी साइट हैं, जितने भी स्थल है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए कभी कभी यूपीएससी और बीपीएससी में जो प्रश्न बनाया जाता है, हड़प्पा सभ्यता का पतन, हड़प्पा, किसी भी दुनिया में किसी भी संस्कृतियों का पतन नहीं होता, संस्कृति का पतन नहीं है। हड़प्पा सभ्यता, सभ्यता और संस्कृति दोनों में फ़र्क होता है, दोनों में अंतर होता है। इसलिए देखिएगा, जब भी प्रश्न आपको मिलेगा तो हड़प्पा सभ्यता के पतन का वर्णन करें, हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है इसका उल्लेख करें। पतन सभ्यता का, संस्कृति का नहीं बोलेगा, ठीक है। तो ये हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाता है, यहाँ पे उदाहरण हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा। फादर ऑफ हिस्ट्री, इसके बारे में आपको भी पता होगा। फादर ऑफ हिस्ट्री किसको बोलते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री जो है, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। पूछा जाता है अक्सर, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है, मतलब इतिहास के पिता कहें या इतिहास के जनक कहें, बात बराबर है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग आते हैं, तीसरा जो हमारा बिंदु हो जाएगा, वो तीसरा बिंदु है ऐतिहासिक काल। तीसरा बिंदु हो जाता है यहाँ पे ऐतिहासिक काल हो जाएगा। क्या हो जाता है? ऐतिहासिक काल हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ऐतिहासिक काल हो जाएगा। और ऐतिहासिक काल में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य भी है, यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त होता है, और यहाँ पे लिपि भी मिलता है, साहित्य भी मिलता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे लिपि और साहित्य जो है वह पढ़ा गया है ना, वो पढ़ा गया है। किसमें? ऐतिहासिक काल में। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल में लिपि का आविष्कार ही नहीं हुआ था।
आधे ऐतिहासिक काल में जब जाएंगे तो वहाँ पे लिपि का आविष्कार तो होता है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। तीसरा ऐतिहासिक काल में यहाँ पे लिपि का भी आविष्कार होता है और इसे पढ़ा भी गया है और यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, साहित्यिक साक्ष्य मिलते हैं। उदाहरण स्वरूप हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो ये वैदिक सभ्यता हो जाएगा, यहाँ पे वैदिक सभ्यता हो जाता है उदाहरण स्वरूप, है ना। जैसे स्तंभ लेख भी कह सकते हैं, अशोक का स्तंभ लेख जो है उदाहरण स्वरूप ये भी हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने एक बात ज़रूर क्लियर यहाँ पे कर दिया जाए, इस दुनिया में सबसे पहले कागज़ का जो निर्माण, जो आविष्कार हुआ वह चीन ने किया। कागज़ का सबसे पहला आविष्कार चीन ने किया। ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास हम लोग देखें और प्राचीन भारत में हम लोगों ने इसको डिवाइड करके देखा। अभी परिचय ही है, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, परिचय ही सिर्फ हम लोग अभी देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव जाति के इतिहास की जानकारी हमें कई स्रोतों से प्राप्त होती है। क्या कहता है? मानव जाति के इतिहास की जानकारी कहता है कि हमें कई स्रोतों से प्राप्त होती है। स्रोत क्या हो सकते हैं? 2 ही स्रोत हैं, उसी में अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। एक हो जाता है पुरातात्विक साक्ष्य, स्रोत में 2 देखते हैं। एक हो जाएगा पुरातात्विक स्रोत हो जाएगा और दूसरा हो जाता है साहित्यिक स्रोत हो जाएगा। इसी को जितना भाग में डिवाइड करना है कर लीजिए, देसी, विदेशी, धार्मिक, गैर धार्मिक। उसी तरह से पुरातात्विक साक्ष्यों को देख लेते हैं। यानी कि मानव जाति के इतिहास की जानकारी हासिल करने के लिए प्राचीन भारत के इतिहास में अगर हम लोग जाएंगे तो सबसे ज़्यादा आपको भी डिपेंड पुरातात्विक साक्ष्यों पे होना पड़ेगा। इसीलिए जितने भी पुरातात्विक साक्ष्य हैं, जैसे अगर हम लोग प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे तो जितने भी साइट हैं, साइट से प्रश्न डायरेक्ट बनाए जाते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के साइट से कुछ हो सकता है, मतलब उसकी विशेषताओं पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, बनाए जाते हैं और पूछे भी जाते हैं। NCERT SCERT हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट यहीं से प्रश्न बना देता है, BPSC हो चाहे जो भी एग्ज़ाम के लिए बनाया जाता हो। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। कहता है कि पुस्तक हाथों से लिखित होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। पांडुलिपि, और ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों पर या भोजपत्र में लिखी मिलती है। आप लोग चाइनीज़ मूवी देखिएगा, पट्टी, जो लकड़ी का पट्टी होता है उसी पे बहुत सारा चीज़ें, संदेश लिखा होता है। वो आज भी कभी कभी फिल्मों में दिखाई देता है, हमारे भारत की फिल्मों में नहीं दिखाई देता। भारत की फिल्में बहुत डेवलप हो गई है ना। साइंस कितना ज़्यादा उसमें काम करता है कि वो सारी जो पुरानी जो बातें हैं वो नहीं क्लियर कर पाता। लेकिन अभी भी चीनी जो मूवी है, चाइनीज़ जो मूवी है, उसमें आपको दिख जाता है। वो लोग ताड़पत्र पर जो पांडुलिपियाँ हैं वो वहाँ पे वो लोग दिखाते हैं। तो यहाँ पे पांडुलिपियाँ देखिएगा, प्रारंभ में ताड़पत्र पर और भोजपत्र पे लिख करके उसको संभाल के रखा जाता था। बाद में धीरे धीरे जिस तरह विज्ञान प्रगति करने लगा, लोगों का सोच भी उसी तरह से डेवलप होने लगा। आज हमारे पास बहुत सारा चीज़ें हैं। आज साइंस टेक इतना ज़्यादा डेवलप है कि हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर स्पूनर ने कहा है ये बात कि पटना के कुम्हरार, पटना में बगल में ही है, कुम्हरार पार्क है, वहाँ पे घूमना चाहिए। अशोक सम्राट यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित जो पुरातात्विक जो साक्ष्य वहाँ पे देखने को मिलेगा। एक छोटा सा संग्रहालय भी है, वहाँ चाहें तो आप घूम सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, डॉक्टर स्पूनर ने पटना के कुम्हरार नामक स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले हैं और इस खुदाई में सोने के बैल के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, सोने के बैल के टुकड़े प्राप्त हुए। कहाँ ना? कुम्हरार में। ये पटना के कुम्हरार में है। कुम्हरार पार्क भी जाइएगा तो वहाँ पे मिलेगा, ज़रूर जाना चाहिए अगर पटना में आप लोग हैं तो। ये बात किसने कहा था? डॉक्टर स्पूनर ने ये बात कही थी। डॉक्टर स्पूनर ने पटना के कुम्हरार नामक स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकले हैं और इस खुदाई में सोने के बैल के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। हो सकता है ऐसे सवाल आपसे पूछ दे। अब एक कुम्हरार से
बहुत कम लोगों को ये बात पता होगा, है ना। किताब में किसी के नोट्स में बाई चांस ये मिलेगा, लेकिन एससीईआरटी की किताब में जो है ये सोने के बैल के टुकड़े जो खुदाई में प्राप्त हुआ, और ये बात स्पूनर कह रहे हैं, ये बात स्पूनर कर रहे हैं। अगला पॉइंट में हम लोग देखते हैं यहाँ पे सिक्के जो है यहाँ पे सिक्के शासकों द्वारा जारी किए जाते थे। सिक्के जो है शासकों के द्वारा, कोई भी राजा, आप देखते होंगे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठे हो या अशोक सम्राट हो या कोई भी राजा महाराजा, उन्हीं के अंदर ये सारा अधिकार था। यानी कि सिक्के जो जारी करते थे वो शासकों के द्वारा जारी किए जाते थे, जिस पर राजकीय चिन्ह होता था, धार्मिक चिन्ह होता था और कई लिपि अंकित होती थी। और सिक्के के अध्ययन को जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में, बीपीएससी ने 1-2 बार यह प्रश्न पूछा है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। हिंदी में हम लोग देखेंगे तो मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, और इंग्लिश में देखिए न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है ना। ये देख भी लीजिए, NUMISMATICS, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं इसको, यानी कि मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। रेडियो कार्बन विधि यानी कि C14, रेडियो कार्बन विधि C14 की मात्रा का पता लगाकर उस जीव की आयु निर्धारित करते हैं। हमें कैसे पता चला? जैसे मानते हैं कि बहुत ऐसा पुरातात्विक साक्ष्य है, तो ये कैसे पता चला कि जैसे मानते हैं कि कभी कभी आप किसी जगह जाते हैं घूमने के लिए तो कोई चीज़ें बहुत खंडहर रूप में दिखाई देता है। जैसे जितना भी ऐतिहासिक महल देखते हैं तो आपको इससे पता चल जाता है कि एक ज़माने में बहुत ये बुलंद रहा होगा, है ना। एक ज़माने में इसकी जो सादगी है वो अपने पराकाष्ठा में होगा, बहुत बुलंद रहा होगा। आज भले उसका जो गत हो गया हो। यहाँ पे आइए, अगला हम लोग पॉइंट देखेंगे तिथियों का मतलब। देखिए हम लोग अभी जितना भी कर रहे हैं सब एग्ज़ाम के व्यू से, क्योंकि भले इसमें थोड़ा सा आपको कुछ जानकारी दिया है, लेकिन हम एग्ज़ाम के पर्पज़ से वो सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और बनेगा ही बनेगा। जब हम लोग अगले क्लास में जाएंगे, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास में जब जाएंगे और सभी SCERT की किताबें अगर हम लोग समाप्त कर लें तो आपका लगभग 90% हिस्सा जो है वो तैयारी हो जाएगा बीपीएससी शिक्षा के लिए, और 10% के लिए आपको टेस्ट सीरीज़ लगाना पड़ेगा, आपको MCQ करना पड़ेगा, आपको रिवाइज करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करना पड़ेगा। इसी को बार बार रिवाइज करिए, जितना ज़्यादा रिवाइज करिएगा उतना ही ज़्यादा स्कोर बढ़ेगा। बिहार शिक्षक भर्ती को कंप्लीट करना कौन बड़ी बात है, इजी है, बहुत ईजी है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। बस आपके पास 2-3 चीज़ें होनी चाहिए, हमें जहाँ तक लगता है, क्योंकि हमारे जो पहला विद्यार्थी लोग था जो बीपीएससी का तैयारी करता था तो आराम से वो लोग कंप्लीट कर गए। सेकंड बार में जो भी विद्यार्थी, क्योंकि हम लोग देखें अधिकतर विद्यार्थी बीएड और डीएलएड करके वो लोग बीपीएससी का तैयारी कर रहे थे। जैसे ही बिहार सरकार ने ये अवसर दिया, उस अवसर का लाभ उन लोगों ने उठाया। ज़्यादा इसे मेहनत करना नहीं पड़ा, क्योंकि हमने पहले ही एनसीईआरटी की किताबें 1-2 बार पढ़वा दिए थे और बहुत सारा टेक्स्ट बुक था जो हम पढ़ाए हुए थे। तो यही बात है, 4 महीने की तैयारी, 4 महीने बहुत है। अगर आप रोज़ 10 घंटा बैठते हैं तो क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है इतना जान जाइए। 10 घंटा बैठने की कैपेसिटी हो। कोई अगर बुलाता है कि बहुत सारे हम लोग अगल बगल में मेरे जो बहुत ऐसे मित्र लोग हैं, टीचर लोग हैं, कभी कभी बोलता है विद्यार्थी को आ जाओ पटना आ जाओ यहाँ पे हो जाएगा। मेरा जहाँ तक मानना है कि कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आराम से जहाँ भी है वहीं पे बैठ के पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए। सेल्फ स्टडी करने वाले विद्यार्थी ही फाइट करते हैं। कोचिंग का चक्कर लगाने में टाइम बर्बाद हो जाएगा। अभी एक ऐसा मौका है आपके पास, कहाँ टाइम है, 3-4 महीना टाइम है, हो सकता है दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाए। कहाँ टाइम आपके पास है? 17 नवंबर को एग्ज़ाम है बीपीएससी का। बीपीएससी में बैठने वाले विद्यार्थी भी तो वहाँ पे जाएंगे, वो भी तो एग्ज़ाम देंगे वहाँ पे, इसलिए टाइम ज़्यादा नहीं है। सारे लोग सेल्फ स्टडी पे फोकस कर रहे हैं। बस आप सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए, ऑनलाइन क्लासेस आराम से लीजिए और बैठ के पढ़िए। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खुद पे दीजिए।
इधर उधर घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ कहता है पहले हमारे देश में तिथि की गणना जो है वह विक्रम संवत और शक संवत से आधार पर होती थी। विक्रम संवत और शक संवत, विक्रम संवत से और शक संवत से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं विक्रम संवत की, है ना, यहाँ पे विक्रम संवत की बात करें तो विक्रम संवत जो प्रारंभ हुआ यह 57 BC में प्रारंभ हुआ। 57 BC में प्रारंभ हुआ और इसे प्रारंभ करने वाला कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इसी विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की स्थापना की। विक्रम संवत की स्थापना किसने किया था? यह 57 जरूर याद रखिएगा, 57 BC को हुआ था विक्रम संवत। और हिंदू धर्म में मानने वाले जो लोग हैं, तो हिंदू धर्म में जितने भी पर्व त्योहार जो अभी आने वाला है, जैसे दशहरा हो जाएगा, दुर्गा पूजा हो जाता है, छठ, दीपावली, बहुत सारा जो फेस्टिवल पर्व जो है इसी आधार पर ही इंकित किया जाता है। विक्रम संवत का ही आधार लिया जाता है यहाँ पे, क्योंकि यही विक्रम संवत ही यह तिथि का निर्धारण करता है। कौन? ये विक्रम संवत करता है। और यहाँ तक कि जो आप देखते हैं ज्योतिष जो लोग हैं अपना भविष्यवाणी करते हैं, वो भविष्यवाणी भी विक्रम संवत का आधार बनाकर ही यहाँ पे किया जाता है। जिसकी स्थापना किसने किया था? विक्रम संवत 57 BC में स्थापना विक्रमादित्य। कौन विक्रमादित्य? तो ये गुप्त वंश के सम्राट थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। जो प्रश्न पूछेगा यहीं से बन जाएगा आपका, निश्चित तौर पे यहीं से बन जाएगा। और पूछा हुआ प्रश्न है, यहाँ पे विस्तार में नहीं दिया, लेकिन अगले क्लास में जब जाएंगे तो सब देगा यहाँ पे, और हम लोग वहाँ भी चर्चा करेंगे इसका, ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे, है ना, और प्रश्न ना छूटे। क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती के लिए अटेम्प्ट तो 5 कर दिया है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने 1 से 2 बार में कंप्लीट नहीं करा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। 1 लाख लगभग 60,000 कुछ सीटें आ रही है, 1,60,000 सीट है, और इसमें आराम से कंप्लीट करिए। क्यों बिना मतलब का इधर उधर अपना टाइम बर्बाद करना? आप बैठिए ना, 10 से 12 घंटा बैठ जाइए मात्र दिसंबर तक, फिर देखिए रिजल्ट आपके हाथों में होगा। एक सीट का ही मतलब है ना, एक सीट से मतलब रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए, सेल्फ स्टडी ही आपको वहाँ तक पहुँचाएगी। हमने जो क्लास प्रारंभ किया है 4.0 के लिए, उसमें मतलब एकदम ना के बराबर फ़ी है। हम इसीलिए चाहते हैं कि जो विद्यार्थी हमसे जुड़ेंगे उनको हम PDF प्रोवाइड कराएंगे, टेस्ट वगैरह प्रोवाइड कराएंगे, और हम डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट में भी रहेंगे। क्या अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारी टीम उनको हमेशा हेल्प करेगी। और हम लोग जो SCRT NCRT जो क्लास है, जो क्लास खास करके जो सिलेबस जो डिमांड करता है BPSC शिक्षा के लिए, वो पूर्ण रूप से हम लोग कोशिश करेंगे बेहतर करने का। जिस तरीके से हमारे विद्यार्थी ने हमें एक चीज़, हमने ये खुद इस चीज़ को फील किया है। हम लोग पटना में रहते हैं, तो पटना में एक चीज़ मैंने ज़रूर किया, हम लोग अपने विद्यार्थियों से ज़्यादा वर्क कराते हैं, मेहनत ज़्यादा कराते हैं। क्योंकि जहाँ तक हमें लगता है कि अगर टीचर 2 घंटा अगर मेहनत करता है तो विद्यार्थी को कम से कम 8 से 10 घंटा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ जाती है। इस तरीके से हम और आप दोनों मिल कर के जो हम कारवा जो प्रारंभ कर रहे हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं, उससे हम लोग दोनों मिल के मंजिल तक ले जा सकते हैं, बहुत आसानी से, बहुत ईजिली तरीके से। बहुत मुश्किल नहीं है, बस अगर आपने ठान लिया तो समझिए कि आप वो वहाँ तक पहुँच जाएंगे। बस टाइम दीजिए खुद पे, अपने आप पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। तो ये हो जाता है हमारा विक्रम संवत। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ कब? 57 ईसा पूर्व में, BC में, जिसको प्रारंभ किया विक्रमादित्य ने। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे शक संवत, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हो जाता है शक संवत। ये शक संवत है, और शक संवत से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। शक संवत जो है यह 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। इसे 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया, और यह प्रारंभ किया कुषाण काल में। यह प्रारंभ हुआ, यह कुषाण काल में प्रारंभ हुआ। और
कुषाण काल के जो सम्राट थे जिसका नाम था कनिष्क, यही कनिष्क ने इस शक संवत को प्रारंभ किया। कनिष्क ने ही इसे प्रारंभ किया और कनिष्क ने ही चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडल वन में किया, कश्मीर में। किसने? कनिष्क ने। और यही कनिष्क है जो रोमन साम्राज्य के साथ जो व्यापारिक जो रोड बनवाया, जिसको सिल्क रूट के नाम से जानते हैं, जिसको सिल्क मार्ग के नाम से जानते हैं, जिसमें सबसे और सर्वाधिक जो भूमिका है इसी कनिष्क का हो जाता है, कनिष्क का। तो इन्होंने कनिष्क ने शक संवत चलाई। शक संवत कब? 78 ईस्वी में हो जाता है। और विक्रम संवत है ना, विक्रम संवत कितना है? तो 57 BC हो जाएगा। इसे ज़रूर याद रखिएगा, है ना, बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कहता है कि हमारे देश में तिथि की गणना विक्रम संवत और शक संवत से आधार पर होती थी, पर अब मुख्यतः ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जाती है। जन्म को 0 वर्ष माना जाता है, यानी कि ईसा पूर्व के जन्म के पहले के काल को ईसा पूर्व कहते हैं, BC, बिफोर क्राइस्ट, है ना। और ईसा मसीह के जन्म के बाद को काल के ईस्वी कहते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट यहाँ पे आ गया, खुदा बख्श लाइब्रेरी। खुदा बख्श लाइब्रेरी, अगर आप लोग कभी PMCH अगर आप आइएगा गांधी मैदान से PMCH के बीच में, है ना, तो खुदा बख्श लाइब्रेरी यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे खुदा बख्श लाइब्रेरी मिलेगा, जिसकी स्थापना बहुत पुराना है, 1892 में किया गया था। खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ है? पटना में है, जिसकी स्थापना 29 अक्टूबर, है ना, ये भी याद रखिए, 29 अक्टूबर 1892 को हुआ था, है ना। किसका? पटना में खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना हुआ था। कहाँ पे? पटना में। कब? 29 अक्टूबर 1892 को होता है, 29 अक्टूबर 1892 को होता है। और भारत का अगर हम लोग बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कलकत्ता में होती है। सबसे पहले राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कहाँ पे? कलकत्ता में होती है। कब होती है? 1948 में होता है भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना, ठीक है। खुदा बख्श लाइब्रेरी के बारे में हम लोग जानें, ये पटना में है और इसकी स्थापना 1892 में होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़िए। आगे है गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय, पालीगंज स्थित है। कहाँ? भरतपुरा में, ठीक है। और यहीं पे अनेक पांडुलिपियाँ क्या है? सुरक्षित है। यहीं पे अनेक पांडुलिपियाँ सुरक्षित हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे भौगोलिक पृष्ठभूमि, ठीक है, भौगोलिक पृष्ठभूमि। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में भौगोलिक जो पृष्ठभूमि है इसको हम लोग पढ़ेंगे और क्लास थोड़ा लंबा भी करेंगे, ताकि 4.0 के लिए हम लोग जितना भी SCERT की किताबें पढ़ेंगे, यहाँ से फैक्ट और यहाँ से कॉन्सेप्ट दोनों चीज़ें हम लोग पढ़ते चलेंगे और जितना भी हो सके मटेरियल हम लोग एक दूसरे को कोशिश करेंगे, है ना, क्योंकि हमें इस बार कंप्लीट करना है 4.0 के लिए। BPSC 4.0 के लिए मात्र अभी से ही अगर 10 से 12 घंटा अगर आप पढ़ते हैं सही गाइडलाइन में, सही डिसिप्लिन में, तो बहुत आसान है इसे कंप्लीट करना, बहुत मुश्किल नहीं है। आप आराम से बिहार शिक्षक भर्ती को कंप्लीट कर सकते हैं 10 से 12 घंटा। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये भी बात है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं, ये बुक मिल गया, मटेरियल मिल गया, शुरू से लेकर के अंतिम तक पढ़ लेते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा, लंबा टाइम लग जाएगा, फिर आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको स्कोर कंप्लीट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो सटीक जो चीज़ें हैं वो आपके पास आना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे स्कोर बढ़ाने की ज़रूरत है। ज्ञान के लिए जब ज्ञान बढ़ाना हो तो BPSC टीचर बन जाइए, फिर उसके बाद पढ़िएगा और पढ़ाइएगा, ज्ञान बढ़ते रहेगा। अभी फ़िलहाल मेरा जहाँ तक मानना है, आप अपने स्कोर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करिए। कैसे बढ़ेगा हम लोग उस पर भी बात करेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।
मुझे नहीं लगता कि कहीं और मटेरियल आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। अगर हम लोग SCERT और NCERT का अध्ययन कर ले तो फिर BPSC टीचर 4.0 निश्चित तौर पे हो जाएगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग उपस्थित हैं SCERT के क्लास में। 6 क्लास का, छठी क्लास का हम लोग SCERT पढ़ रहे थे और आज का जो क्लास है हमारा ये दूसरा क्लास हो जाता है। पहला क्लास में हम लोगों ने देखा, एक छोटा सा परिचय था। तो छठी क्लास के अगर हम लोग बुक्स में भी अगर बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिया हुआ है। मुझे नहीं लगता कि कहीं और मटेरियल आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। अगर हम लोग SCERT और NCERT का अध्ययन कर ले तो फिर BPSC टीचर 4.0 निश्चित तौर पे हो जाएगा। थोड़ा सा आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा और अगर हम लोग इसको पढ़ रहे हैं तो बार बार रिवाइज करना पड़ेगा ताकि आपका स्कोर बढ़े। जब हम सिलेबस को समाप्त करेंगे और हम लोग जब MCQ करेंगे, जब हम लोग विगत वर्षों में जो भी एग्ज़ाम हुआ है BPSC का, उसको हम लोग जब देखेंगे करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने जो SCERT का अध्ययन किया, NCERT का अध्ययन किया, सारे के सारे प्रश्न वहीं से मिलते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भौगोलिक पृष्ठभूमि हो जाएगा। भारत के भौगोलिक पृष्ठभूमि में हम लोग देखेंगे तो इसे 4 भागों में बांट के दिखाया गया है। इसको हम लोग 4 भागों में बांट के देख सकते हैं। ये एक भारत का मैप है, आप भी चाहें तो बना सकते हैं, बना के इसे करिएगा तो बड़ा अच्छा होगा, है ना। ये 4 भाग हो जाता है और यहीं बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जिसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, और यही कर्क रेखा भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है। एक उत्तर भारत हो जाएगा, दूसरा दक्षिण भारत हो जाता है। यही कर्क रेखा है ना। यानी कि विषुवत रेखा से 0 डिग्री अक्षांश से जब हम लोग नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो 23.5 डिग्री यहीं पे मिलेगा। 23.5 डिग्री, इसी 23.5 डिग्री को यानी कि ईस्ट और वेस्ट पोल के यानी कि पूर्व और पश्चिम मिलाने वाली जो रेखा है उसी को हम लोग अक्षांश कहते हैं, और उत्तर से दक्षिण मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम लोग अक्षांश कहते हैं। तो अभी देशांतर कहते हैं। ये हो गया अक्षांश यानी कि 23.5 डिग्री अक्षांश, जिसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कहता है कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेश जो तराई के जंगलों से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैले हैं, इसमें कश्मीर, कांगड़ा, कुमायूं तथा सिक्किम के प्रदेश जो है ये सम्मिलित है। जैसे में आप देख सकते हैं ये वाला जो मैप हो जाएगा हम लोग का, ये जम्मू कश्मीर लद्दाख का क्षेत्र है, और यहीं से सीधे सीधे जब हिमालय के विस्तार के बारे में आप देखेंगे तो सीधे आपको जम्मू कश्मीर से होता हुआ सिक्किम यानी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र 7 सिस्टर्स जहाँ पे है वहाँ तक इसका विस्तार आपको मिलेगा। और यहीं पे कहता है जैसे कश्मीर देख लीजिए, कश्मीर हो जाएगा, कांगड़ा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, कुमायूं और सिक्किम के प्रदेश जो है ये सम्मिलित है। ये कैसे ठीक होगा? तो एक बार आप लोग मैप खरीद लीजिए इंडिया का मैप खरीद लीजिए, 20 रुपये में देगा, है ना। मैप खरीद लीजिए, यहाँ से यानी कि ज्योग्राफिकल कुछ पॉलिटिकल आपको मिल जाएंगे पार्ट। रोज़ अगर आप देखेंगे, रोज़ उसका स्टडी करेंगे तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग पॉइंट करते हैं। दूसरा पॉइंट यह कहता है कि उत्तर का मैदान, यहाँ पे आगे मिलेगा, थोड़ा सा यहाँ पे ये हो जाएगा, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना, घबराइए मत। उत्तर का मैदान जो अपनी उपजाऊ भूमि और अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, यह देश का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। यह आपको उत्तर भारत में अधिकतर मिलेगा, और यही वजह होता है कि जब हिमालय की पहाड़ियों से जब पानी रिश्ता हुआ जब यहाँ पहुँचता है और उस समय अगर बरसात हो रहा हो तो समझिए कि आपके क्षेत्र में बाढ़ की समस्या आ जाती है। उत्तर भारत में जैसे बिहार में प्रमुख समस्या है, बिहार की प्रमुख समस्या है। सबसे पहला उत्तर बिहार में जब जाएंगे तो बाढ़ की समस्या हो जाएगा। अब जब दक्षिण बिहार में जाएंगे तो वहाँ पे सूखा की समस्या हो जाता है। उत्तर बिहार में पानी इतना है कि लोग परेशान हैं, और दक्षिण बिहार में पानी की इतनी कमी है कि वहाँ भी लोग परेशान हैं, है ना। हालांकि उसकी कमी को पाटने के लिए बिहार सरकार और भारत सरकार काम कर रही है, और नदी जोड़ो परियोजना भी
चला रही है। उसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि उत्तर भारत में जो मैदानी का क्षेत्र है, जो बहुत सारे नदियों के किनारे बहुत सारा ऐसा साम्राज्य है जो फला फूला। जैसे आप देखते होंगे दुनिया में अधिकतर साम्राज्य, दुनिया में अधिकतर जो भी राजा महाराजा, या ये कह सकते हैं कि दुनिया में जितना सभ्यता और संस्कृति फला फूला वो सब नदियों के किनारे रहा। जैसे में आप देख सकते हैं नील नदी के किनारे हो जाता है, फिर ये देख सकते हैं सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे आपका हड़प्पा सभ्यता। द्वितीय नगरीकरण की बात करेंगे तो वहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती का नाम सुने हैं, गंगा जमुना यहाँ पे आपको मिलेगा। इन नदियों के किनारे ये बसता है, यहाँ पे मैदानी क्षेत्र। और वहाँ पे जो मैदानी क्षेत्र आपको दिखेगा, क्योंकि अधिकतर नदियाँ जो है बाढ़ के साथ साथ बहुत सारी जो नदियाँ हैं गाद लेकर के आती है और फिर लौटते समय में वहाँ पे वो छोड़ देती है, जिसके वजह से वह भूमि जो है बहुत ही ज़्यादा उर्वरक देता है, कहे तो बहुत ही ज़्यादा पैदावार देता है, क्योंकि वहाँ पोषक तत्वों की जो कमी पहले हुआ रहती थी वो कमियाँ ख़त्म हो जाती है। बाढ़ से जब लौटता हुआ जब पानी जाता है, जब गाद लग जाता है तो उसमें पोषक तत्व जो होते हैं बहुत भरपूर मात्रा में होते हैं, जिसके वजह से उपजाऊ मिट्टी हो जाता है, अन्न का उत्पादन ज़्यादा होने लगता है। और यही वजह होता है यहाँ पे कि 6वीं शताब्दी हम लोग देखेंगे ईसापुर में द्वितीय नगरीकरण की जब बात आती है तो इसका सबसे ज़्यादा और सर्वाधिक योगदान होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं, कहते हैं दक्षिण के पठार के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा और ताप्ती क्या होती है, बहती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो नदियाँ हैं यहाँ पे है ना, ये जो नदियाँ हैं गुजरात का क्षेत्र, यही हो जाएगा नर्मदा नदी है ना। और नर्मदा नदी के थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहीं पे हो जाता है, यह ताप्ती नदी हो जाता है। ये नर्मदा नदी का जो उद्गम है, ये नर्मदा नदी, यह नदी अमरकंटक से निकलती है। बहुत बार पूछा हुआ है, नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। अच्छा, बिहार में एक नदी है जो बार बार बीपी से पूछा हुआ है, बिहार में एक नदी है जो अमरकंटक से निकला है, वो है आपका सोन नदी। अमरकंटक से यहाँ पे बिहार की एक नदी है सोन नदी है ना, जो दक्षिण से जाकर के गंगा में सम्मिलित होती है, संगम करती है दक्षिण से जाकर के। तो यहाँ पे नर्मदा जो नदी है, और उसके बाद हम लोग इसके और दक्षिण में देखेंगे तो यहाँ पे ताप्ती नदी हो जाता है। दोनों जो नदियाँ हैं उसका बहाव पश्चिम की तरफ है, यानी दोनों नदियाँ इस तरह बहेगी और बहता हुआ यहाँ पर गिरेगी, यानी कि ये क्या हो जाएगा, अरब सागर में यह गिरती है। यह दोनों नदियाँ अरब सागर में क्या होगी, गिरेगी। दोनों नदियाँ अरब सागर में गिरती है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सी पहाड़ियाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ही देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे आपको एक सतपुड़ा पहाड़ी मिलेगा है ना, यहीं पे आपको एक सतपुड़ा पहाड़ी मिलता है। कभी कभी प्रश्न आपसे पूछता है कि नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो ये जो पहाड़ियाँ हैं सतपुड़ा पहाड़ी हो जाएगा, यहीं पे सतपुड़ा पहाड़ी आपका हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग ज़्यादा तो डिटेल्स नहीं, बल्कि अगले क्लास में जैसे जैसे मिलेगा वैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। 6ठा क्लास का है तो 6ठा क्लास में कितना देगा, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा, अगला पॉइंट कहता है विंध्याचल एवं सतपुड़ा की पहाड़ियाँ है ना। विंध्याचल एवं सतपुड़ा की पहाड़ी उत्तर भारत और दक्षिण भारत को क्या करती है, अलग करती है। विंध्याचल और सतपुड़ा की, इसको मैप के माध्यम से देखिएगा, आपके पास मैप होगा तो ज़रूर देखिएगा है ना, और कोशिश करिएगा एक बार मैप बनाने का है ना। मैप अगर बन जाता है तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा आपको, ठीक है, ज़्यादा फ़ायदा आपको रहेगा। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग इस नर्मदा नदी और ये ताप्ती नदी है, और ये हो जाता है, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है यही क्षेत्र आपको विंध्याचल हो जाएगा, विंध्याचल। और यही बीच में नर्मदा और ताप्ती के बीच में ये सतपुड़ा की पहाड़ियाँ है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ है ना। और ये दोनों जिस यानी कि भौगोलिक कंडीशन जो पैदा यहाँ पे करता है, जो एक बाउंड्री खींचता है, यही बाउंड्री भारत को दो भागों में डिवाइड करता है। एक उत्तर भारत हो जाएगा और दक्षिण भारत हो जाएगा। कौन सी, तो विंध्याचल और सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ है भारत को दो भागों में बांटती है, एक उत्तर भारत एक दूसरा दक्षिण में दक्षिण भारत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सुदूर दक्षिण के, सॉरी यहाँ पे देख लिया जाए,
अगला पॉइंट यहाँ कहता है कि सुदूर दक्षिण के मैदान में गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश पाए जाते हैं। जैसे दक्षिण भारत जब जाएंगे आप तो वहाँ पे गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी ये जो नदियाँ हैं, ये नदियों के तलहटी में, यानी कि बहुत ऐसे किलोमीटर का एरिया है, जो क्षेत्र है उसमें वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे उपजाऊ क्षेत्र हो जाता है। सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र आपको मिलेगा यहाँ पे। अब आते हैं, आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट मिलेगा, है ना। अब आपका जो है यहाँ पे बहुत सारा इम्पोर्टेंट फैक्ट मिलता है और एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही भी आई है। छठी क्लास के बुक्स में बहुत सारी चीज़ें दिया हुआ है। हम लोग सब चीज़ करेंगे, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11 जहाँ तक हो सके उसे ख़त्म करेंगे। बहुत सारे मित्र ने ये पूछा कि ये डेली क्लास चलेगा। हाँ, डेली क्लास चलेगा और सारे सब्जेक्ट यहाँ पे पूरे कराए जाएंगे। 4.0 के लिए है, बहुत स्पेशल क्लास हो जाता है आपके लिए। तो चलिए, दर्रा का मतलब क्या होता है? दर्रा, है ना। यहाँ दर्रा कहता है यानी कि दो पहाड़ियों के बीच में आने जाने का जो रास्ता होता है उसी को हम लोग दर्रा कहते हैं। और एकदम पतला रास्ता होता है, संकरा रास्ता होता है। और यही दर्रा से बहुत सारे आक्रमणकारी जो हैं भारत में प्रवेश करते हैं। कुछ दर्रा का हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारा प्रश्न जो है इसी तरीके से पूछता है। बोलन दर्रा से कौन आया, गोलन दर्रा से कौन आया, खैबर दर्रा से कौन आया। इस तरीके से जो दर्रा है, जहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। जब दर्रा की बात आती है तो याद आ रहा है बहुत सारे ऐसे दर्रा है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं खैबर दर्रा, है ना। ये जो खैबर दर्रा आपको दिख रहा है, यह उत्तर पश्चिम पाकिस्तान की सीमा और अफ़गानिस्तान के काबुलिस्तान मैदान के बीच हिंदू कुश के सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह कह सकते हैं अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का ये क्षेत्र हो जाता है, क्योंकि अखंड भारत ये सारे के सारे उस समय थे। तो इसी खैबर दर्रा से भारत में फ़ारसी प्रवेश करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी खैबर दर्रा से भारत में फ़ारसी प्रवेश करते हैं और इसी खैबर दर्रा से यूनानी भी प्रवेश करते हैं भारत में। यूनानी भी यहीं से प्रवेश करते हैं। और यही खैबर दर्रा से तैमूर भी प्रवेश करता है, यहीं से तैमूर भी प्रवेश करता है। यहाँ तक कि इसी खैबर दर्रा से गजनबी जो भारत की बहुत सारे संपत्ति को लूट के ले गया। यह अफ़गानिस्तान का एक छोटा सा गांव था, जहाँ से वो चल कर के आया और भारत को इतना लूटा कि वो माले माल हो गया। वो गजनबी खैबर दर्रा से ही भारत में प्रवेश किया। यहाँ तक कि मुग़ल वंश का जो सम्राट था, जो बादशाह था, जो संस्थापक था, बाबर, वो भी इसी दर्रा से प्रवेश करता है। बाबर इसी दर्रा से प्रवेश करता है, इसी दर्रा से प्रवेश करता है। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि गजनबी किस दर्रा से होकर के भारत में प्रवेश किया, फ़ारसी किस दर्रा से आया, यूनानी किस दर्रा से आया, बाबर किस दर्रा से आया, तैमूर किस दर्रा से भारत में प्रवेश किया, है ना। तो ये हो जाएगा खैबर दर्रा। क्या हो जाता है? खैबर दर्रा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं बोलन दर्रा, है ना। बोलन दर्रा भी यहाँ पे देखिए, बोलन दर्रा पाकिस्तान में बलूचिस्तान का एक प्रमुख दर्रा है जो क्वेटा को जैकोबाद से जोड़ता है। बोलन दर्रा किसको? तो क्वेटा को, है ना, जैकोबाद से क्या करता है? जोड़ता है। एक और दर्रा है जो इसमें चर्चा नहीं किया गया है, लेकिन हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जिसको हम लोग गोलन दर्रा कहते हैं। गोलन को हम लोग गोमल दर्रा भी कहा जा सकता है ना, गोमल दर्रा भी कहा जा सकता है यहाँ से। और यह जो है गोमल दर्रा, यह पाकिस्तान में स्थित है ना। ये जो है यह पाकिस्तान में स्थित हो जाता है, गोमल या गोलन दर्रा। ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि इसी दर्रा से, है ना, इसी दर्रा से मोहम्मद गोरी भारत में प्रवेश किया था। ये इम्पॉर्टेंट है। इसी दर्रा से मोहम्मद गोरी, है ना, मोहम्मद गोरी भारत में प्रवेश किया, इसी दर्रा से, गोमल दर्रा से। और ये गोमल दर्रा जो है, गोमल दर्रा ये सुलेमान पर्वत पर स्थित है। ये भी याद रखिएगा, यह सुलेमान पर्वत पर स्थित है। यह सुलेमान पर्वत पर क्या है? स्थित हो जाता है ना।
गोमल दर्रा। तो खैबर दर्रा से भी हम लोगों ने देखा, और गोमल दर्रा हो जाएगा, गोलन या गोमल, बात दोनों एक ही है। और ये सुलेमान पर्वत पर स्थित है। और कहा जाता है कि दो पहाड़ियों के बीच में आप कभी कभी जाइएगा, जैसे भारत नेपाल के बीच में अगर कभी कभी जाते होंगे, तो जो छोटा सा एक रास्ता जो है, संकरा रास्ता है, वो दर्रा ही है। दो पहाड़ियों की, यानी कि पहाड़ी के बीचों बीच एक कटा हुआ संकरा रास्ता होता है, जहाँ से लोग आने जाने का, है ना, साधन बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा। पूछा जाता है अक्सर कि खैबर दर्रा से कौन भारत प्रवेश किया, बोलन दर्रा से कौन आया, गोलन दर्रा से कौन आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए हम लोग। अगला पॉइंट है बिंद के दक्षिण में, है ना, बिंद के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल पर लगभग 3000 साल पहले लोगों ने महापशानी संस्कृति का विस्तार यहाँ पे किया, है ना। महापशानिक संस्कृति का क्या किया, विस्तार किया। तो महापशानी संस्कृति के बारे में देखिए, कहता है मृतकों को दफनाकर उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। जैसे महापशानिक का एरिया जो है, उसको पहचानने के लिए क्या कहता है, कहता है कि मृतक जो, यानी कि जो लोग मर जाते थे, मरने के बाद उनके शव के चारों तरफ बड़े बड़े जो पत्थर है वो लगा दिया जाता था, वो गाड़ दिया जाता था। आप देखते होंगे, जैसे मानते हैं कि अगर कोई पर्वतारोही है, या आप देखते होंगे कि जो बहुत पर्वतों पे रहने वाले जो लोग हैं, तो क्या करते हैं कि कभी कभी उनके परिजन लोग अगर डेथ कर जाए, तो डेथ करने के बाद उन्हें मतलब उस शव के चारों तरफ में बड़े बड़े पत्थर जो हैं, उस पत्थर से ढक दिया जाता था। फिल्मों में बहुत सारा चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, पर्वतारोही में अक्सर ऐसा चीज़ें मिल जाता है। और ये इसका जो प्रमाण है महापशानिक संस्कृतियों में हम लोग को मिलता है। चलिए आइए, यहाँ से प्रश्न आपको पूछेगा, निश्चित तौर पे यहाँ से प्रश्न रहता है। यहाँ से कहता है कोल्डिहवा एवं चौपानी मांडो, है ना। यहाँ पे देखिए कोल्डिहवा एवं चौपानी मांडो ऐसे स्थल है जहाँ सबसे पहले चावल उपजाने का प्रमाण मिला है। सबसे पहले चावल उपजाने का प्रमाण कहाँ मिला, कोल्डिहवा कहाँ है, तो कोल्डिहवा आपको उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है कोल्डिहवा। ये जो कोल्डिहवा का जो क्षेत्र हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये कोल्डिहवा जो है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है। ये कोल्डिहवा, जहाँ से हमें सबसे प्राचीनतम चावल उपजाने का प्रमाण मिलता है। सबसे प्राचीनतम, सबसे पुराना चावल उपजाने का प्रमाण हमें कोल्डिहवा से ही प्राप्त होता है। देखिए, कहता है कि लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोश अथवा इंडोस कहा। क्यों कहा? अब देखिए, सिंधु नदी को, है ना, सिंधु नदी को ये लोग क्या कहता है, हिंदू, यानी कि सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को ईरानी लोग हिंदू कहते हैं। और इन्हीं हिंदू के वजह से इस नाम का मतलब इस देश का नाम हिंदुस्तान हुआ। अब एक चीज़ हम लोग समझेंगे, ईरानी जो प्रमुख ग्रंथ है, ईरानी प्रमुख ग्रंथ है जिसका नाम है अवेस्ता, याद रखिएगा, जिसका नाम है अवेस्ता नाम है। इसका नाम क्या है? अवेस्ता नाम है। यह ईरानी प्रमुख ग्रंथ है जिसकी तुलना हमारे भारत के वैदिक ग्रंथों से होती है। यानी कि इसकी तुलना जो है ऋग्वेद से होता है, ऋग्वेद से। किसका? ईरानी ग्रंथ है अवेस्ता। और इसी में आपको मिलेगा बहुत सारा प्रमाण। जैसे में आप देखिएगा तो इनके ग्रंथों में ह को श कहा जाता था, इसीलिए यहाँ पे देखिएगा स को ह कहा जाता था, है ना। तो सिंधु को ये लोग हिंदू कह दिए। किसने? ईरानियों ने। ईरानी और ईरानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा। यूनानियों ने क्या कहा? इंडोस कहा। और ईरानियों ने हिंदू कहा, हिंदोस कहा। ठीक है, याद रहेगा किनके ग्रंथों में मिलता है। तो ईरानियों का एक प्रमुख ग्रंथ है, बहुत ही प्रमुख ग्रंथ है ईरानियों का, है ना। ये शमानीय ग्रंथ है जिसका नाम है अवेस्ता। और अवेस्ता में ही इसकी चर्चा मिलती है। और अवेस्ता के तुलना जो है भारत के ऋग्वेद जो ग्रंथ है हमारा, उससे किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कहता है कि मगध प्रथम बड़ा साम्राज्य था।
मगध जो है प्रथम बड़ा साम्राज्य था। ये तो है ही, हम लोग अलग से पढ़ेंगे, है ना, हम लोग इसको अलग से भी पढ़ेंगे। मगध प्रथम बड़ा साम्राज्य था, अगले क्लास में हमको मिलेगा ये पढ़ने के लिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ से बहुत सारे सवाल आपको मिलने वाले हैं, यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। देखिए कहता है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में भीमबेटका, बुढ़नी और पंचमढ़ी है। बीपीएससी के एग्ज़ाम में ही नहीं बल्कि आप उत्तर प्रदेश का जो भी एग्ज़ाम देखते होंगे पीसीएस का, भीमबेटका से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इतना ही नहीं, यह यूपीएससी का भी एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, भीमबेटका। तो भीमबेटका कहाँ पे है? तो भोपाल से लगभग 40 या 70 किलोमीटर दूर है और रायसीना ज़िला में यह पड़ता है। कौन सा? भीमबेटका। ये जो भीमबेटका हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, यही भीमबेटका आपको प्राप्त होगा, है ना। भीमबेटका यहाँ से प्राप्त होता है। अब यहाँ पे हम लोग चीज़ देख लेते हैं, इस भीमबेटका से क्या प्रमाण हमको मिलता है। तो हमने कहा कि यह रायसीना, है ना, रायसीना ज़िला में पड़ता है। और यह जो है भीमबेटका, यह एक पूरा पाषाण काल का स्थल है। यहाँ पे देखिए दो पूरा पाषाण काल, है ना, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल का यहाँ पे प्रमाण मिलता है। पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल हम लोग इसका चर्चा भी कर लेंगे। मध्य पाषाण काल का माना जाता है किसको? भीमबेटका को। और भीमबेटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इस भीमबेटका से सबसे प्राचीनतम हमें शैल चित्र का प्रमाण मिलता है। शैल चित्र का प्रमाण मिलता है। इसका मतलब ये है कि आदि मानव जब वो शिकार करके आते थे तो बहुत सारे चीज़ों का, जैसे जितने भी जानवर है, जितने भी पंछी को उन्होंने देखा है, जिनके साथ वो जिया है, उनका वो चित्र उकेरते थे किस पे? पत्थरों पे। इसीलिए सबसे पहला और सबसे प्राचीनतम जो शैल चित्र का जो प्रमाण है वह भीमबेटका से मिलता है। भीमबेटका, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है ना, हमेशा जो प्रश्न है पूछा जाता है। और भीमबेटका कहाँ पे है? तो भीमबेटका आपको मध्य प्रदेश के रायसीना जिला में यह स्थित है यहाँ पे। और इसी भीमबेटका के बारे में एक और भी तथ्य आपको बता दें, यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जुलाई 2003 में। जुलाई 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया है। इसको विश्व धरोहर सूची में, है ना, धरोहर सूची में शामिल किया है। इसको शामिल किया, किसको? भीमबेटका को शामिल किया है। ठीक है, भीमबेटका को शामिल किया है। अच्छा, कुछ और भी फैक्ट्स हम आपको बता देते हैं, हो सकता है आपसे सवाल पूछे, है ना। चलिए आगे ही हम लोग देख लेते हैं भीमबेटका। और देखिए यहाँ पे कहता क्या है, एक बार और देख लीजिए। शिकारी लोग, है ना, शिकारी लोग गुफा के अंदर दीवार पर रंगीन चित्र भी बनाया करते थे। वे रंगीन पत्थरों को घिसकर रंग तैयार किया करते थे और बांस के ब्रश से चट्टानों पर चित्र बनाते थे। इन लोगों के बनाए गए चित्र भीमबेटका के गुफाओं में पाया गया है। यही चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे, है ना, यही चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं। यहाँ पे कहता है पैसरा। पैसरा जो है यह बिहार जिला के मुंगेर में स्थित है। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप दे रहे हैं बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम, है ना, बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो बिहार से प्रश्न बनता ही बनता है। अगर एससीईआरटी और एनसीईआरटी में बिहार के इतिहास के बारे में, प्राचीनतम साक्ष्यों के बारे में अगर जिक्र कर दे तो आपको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, है ना। तो ये देखिए पैसरा जो हो जाएगा यहाँ पे, यह बिहार के मुंगेर ज़िले में अवस्थित है। और यहाँ पर आरंभिक, यानी कि सबसे प्रथम आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल मिले हैं। सबसे पुराना स्थल यहाँ से यूरोप में पाए जाने वाले आरंभिक मानव की तरह के औजार मिले हैं। यानी कि बिहार के पैसरा में जो औजार मिला है उसका तादात्म्य या उसकी तुलना अगर किया जाए तो मिलता जुलता वह स्वरूप जो है वह यूरोप में पाए जाने वाले जो औजार है उससे मिलता जुलता है। और वो शख्स आपको कहाँ मिला? तो पैसरा कहाँ पे है? तो मुंगेर ज़िले में है ना।
उसके बाद देखिए पैसरा संभवतः क्या कहता है, यह आवास निर्माण स्थल हो जाता है ना, आवास निर्माण स्थल हो जाएगा यह। अगला पॉइंट देखिए कहता है यह पाषाण काल। अगला पॉइंट में हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, पाषाण काल कह रहा है। तो देखिए पाषाण का अर्थ ही होता है, जैसे प्रागैतिहासिक काल को आप पाषाण काल के नाम से भी इंगित कर सकते हैं। तो पाषाण का मतलब ही होता है पत्थर, है ना। और पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे हम लोग एक बार और भी जिक्र कर लेते हैं, है ना, 3 भागों में। जैसे में यहाँ पे देखिए पूरा पाषाण काल हो जाएगा, दूसरा मध्य पाषाण काल हो जाएगा, और तीसरा हमारा क्या हो जाता है, नव पाषाण काल हो जाएगा, है ना, नव पाषाण काल हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पूरा पाषाण काल में क्या क्या प्रमाण हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो देखिए पूरा पाषाण काल की बात किया जाए, है ना, तो आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा। क्या किया, आदि मानव ने आग जलाना सीखा, नहीं कि उसका उपयोग उसका प्रयोग सीखा। ठीक है, पूरा पाषाण काल में आग जलाना सीखा, है ना, आग जलाना सीखा। ठीक है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा, लेकिन आग का जो प्रयोग किया जाता है, उस आग का प्रयोग जो है यहाँ पे, आग का जो प्रयोग है ना, इस आग का प्रयोग जो मानव ने सीखा वो काल था मध्य पाषाण काल। वो काल था मध्य पाषाण काल। यानी कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा, है ना। क्योंकि यहाँ पे आप देखते होंगे, यहाँ के जब हम लोग इतिहास यानी कि प्रागैतिहासिक काल, या हम लोग जब पाषाण काल को पढ़ते हैं तो हमारे पास कोई प्रमाण ही नहीं है इसको जानने का, सिवाय हमारे पास जो प्रमाण है वह प्रमाण है पुरातात्विक साक्ष्य। और पुरातात्विक साक्ष्यों में क्या है, पत्थर। यानी कि आदि मानव ने अपने जीवन में जो प्रयोग किया, जो उपयोग किया, क्योंकि आदि मानव अपने जीवन में हमेशा किसके साथ रहा। जैसे आप लोग देखते हैं कि आज के ज़माना में तकनीकी बहुत एडवांस हो गया है ना। लोग अपने मोबाइल के बगैर नहीं रह सकता, लैपटॉप के बगैर नहीं रह सकता, बहुत ऐसा चीज़ है जिसके बगैर नहीं रह सकता। धीरे धीरे क्या हो जाता है, प्रेम करने वाले लोगों के बीच में फासला हो जाता है ना। और प्रेम सबसे ज़्यादा किससे हो जाता है, तो मोबाइल से हो जाएगा। बहुत ऐसी चीज़ है जिससे ज़्यादा अटैचमेंट होता है। कभी कभी क्या होता है, रिश्तों की बात तो छोड़िए, 1 मिनट भी आपको मोबाइल के बिना अब नहीं रहा जाएगा। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग मोबाइल, आप परिवार के बहुत सारे लोग हैं, सभी लोग आपस में ही अपने मोबाइल में लगे रहते हैं, रील्स देख रहे हैं, फलाना कर रहा है, ढिमकाना कर रहा है ना। हम ये बताना चाह रहे थे कि इसी तरीके से आदि मानव जो थे, हमारे पूर्वज जो आदि मानव थे, है ना, वो लोग अपना पूरा जीवन ही संचालित करते थे पत्थरों के साथ। पत्थर के गुफाओं में रहना, है ना, पत्थर के हथियार बनाकर शिकार करना, है ना, कंदमूल का इस्तेमाल करना, यानी कि सब चीज़ उनके पत्थरों से ही निर्धारित होता था। क्योंकि पूरा पाषाण काल में आदि मानव बड़े बड़े पत्थरों के औजार, बड़े बड़े पत्थरों के प्रयोग जो है वो किया है। और यही वजह है कि प्रागैतिहासिक काल के इतिहास को लिखने के लिए इतिहासकारों ने मानव के द्वारा किए गए जो पत्थरों का उपयोग किया गया, उसी के अध्ययन के आधार पर इस प्रागैतिहासिक काल को लिखा गया। क्योंकि यहाँ पे न लिपि का आविष्कार हुआ था, न कोई लेखन कला का प्रमाण मिलता है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा यहीं पे मध्य पाषाण काल हो जाता है ना। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, मध्य पाषाण काल। अच्छा, मध्य पाषाण काल में भी आप लोग देखिए, इसको मध्य पाषाण काल को हम लोग माइक्रोलिथिक कहते हैं। माइक्रोलिथिक का मतलब क्या, तो माइक्रोलिथिक का मतलब होता है कि लोग छोटे छोटे औजारों का, यानी कि पत्थर के जो औजार बनते थे, यहाँ पे लोगों ने क्या किया, प्रयोग करना शुरू कर दिया यहाँ पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, मध्य पाषाण काल की अगर बात कर दिया जाए, यहाँ पे 1 मिनट और लाइट का ये हो गया, है ना। अगर यहाँ पे हम लोग मध्य पाषाण काल की अगर बात करें, तो यहाँ से प्रमाण जो मिलता है, यहाँ से जो प्रमाण मिलता है, चलिए इसको भी हम लोग देख लिया जाए, है ना। यानी कि मध्य पाषाण काल से जो प्रमाण मिलता है ना, ये प्राचीनतम है, पशुपालन का प्रमाण हमको मिलता है।
याद रखिएगा, प्राचीनतम पशुपालन का प्रमाण यहाँ पे मिलता है। प्राचीनतम पशुपालन का प्रमाण कहाँ कहाँ से मिलता है? मध्यपाषाण काल का। तो ये देखिए, बागौर से प्राप्त होता है, बागौर। और बागौर कहाँ पे है? तो बागौर आपको राजस्थान में है ना। बागौर कहाँ पे है? तो बागौर आपका राजस्थान में है। एक जगह और है, आदमगढ़, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आदमगढ़, है ना। और ये जो आदमगढ़ है, यह आदमगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ से प्राचीनतम पशुपालन का साक्ष्य हमें मिलता है। कहाँ से? मध्यपाषाण काल से हमको ये साक्ष्य मिलता है, मध्यपाषाण काल से। बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला, यानी कि मध्यपाषाणिक जो स्थल बागौर और हम लोग आदमगढ़ देख रहे हैं, यह प्राचीनतम पशुपालन का साक्ष्य यहाँ से मिलता है और बीपीसी से बार बार पूछता भी है। ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे नवपाषाण काल को। ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नवपाषाण काल को देखेंगे। देखिए, नवपाषाण काल में पहिए की खोज होती है ना। पहिया की खोज होता है, पूछा जाता है यहाँ पे, यानी कि नवपाषाण काल में पहिया का खोज होता है। पहिया का क्या होता है? खोज होता है ना यहाँ पे। और यहीं पे नवपाषाण काल के लोग थोड़ा सा डेवलप हो गए, यहाँ पे थोड़ा डेवलप हो गए, तब उन्होंने क्या किया? कृषि का काम करना शुरू कर दिया, है ना। ये यहाँ पे कृषि का काम उन्होंने शुरू कर दिया। और यहीं पे नवपाषाण कालीन एक स्थल है जिसका नाम है मेहरगढ़, है ना। मेहरगढ़ से हमें क्या प्राप्त होता है? मेहरगढ़ से हमें क्या प्राप्त होता है? यहाँ से हमें सबसे पहले प्राचीनतम कृषि और पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। कि कहाँ से? मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ जो है, ये मेहरगढ़ जो है ना, मेहरगढ़ क्या प्रमाण देता है? बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूछा गया सवाल है ना। यही मेहरगढ़ जो है, मेहरगढ़, यहाँ से हमें प्राचीनतम कृषि यानी कि प्राचीनतम कृषि जो है ना, और पशुपालन का ये प्रमाण देता है। कौन देता है? मेहरगढ़ नवपाषाणिक स्थल है। और यह मेहरगढ़ वर्तमान में अगर देखिएगा तो पाकिस्तान में स्थित है, या पाकिस्तान में स्थित है ना। ये क्या हो जाएगा? पाकिस्तान में स्थित हो जाएगा। तो आगे और भी बढ़ते हैं हम लोग यहाँ। ठीक है। अब चलिए आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ें। जब हम लोग पढ़ेंगे इसको तो और भी चीज़ें पढ़ते चलेंगे, है ना। दिया नहीं था छठी क्लास की किताब में, लेकिन हमको लगा कि यहाँ से बात करना चाहिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट हमारा, है ना, टॉपिक हो जाता है। पूरा डिटेल्स में जैसे ही हम लोग छठा में 7वां जाएंगे, 8वां 9वां जाएंगे, फिर मज़ा आ जाएगा इतिहास में। इसीलिए तो कहा जाता है, कमीशन को फाइट करने के लिए अक्सर लोग, जब हम लोग दिल्ली में थे तो दिल्ली में हम लोग यूपीएससी का आईएएस के लिए लगे थे, तो बहुत बड़े बड़े जो टीचर थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, यही बात कहते थे, पहले एनसीईआरटी पढ़ो, है ना, एनसीईआरटी का अध्ययन कर लो, तब उसके बाद तुम्हारा शुरुआत होता है यूपीएससी तैयारी करने का। और यही वजह था कि अतुल प्रसाद ने ये बात कही थी कि अगर टीचर बनना है तो बाजारवाद छोड़ना होगा, है ना। उन्होंने ये बात कहा था कि टीचर अगर बनना है तो आपको अपने रूम पे सेल्फ स्टडी करना होगा। किसका? है ना, एससीईआरटी की किताबों का, एनसीईआरटी की किताबों का, क्योंकि हम जो प्रश्न बनाएंगे वो प्रश्न एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही होगा। अभी देखिए, सिविल सर्विस के लिए जो प्रश्न बनाए जाते हैं वो प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, है ना। बहुत लोग बोलता है कि मेरा मटेरियल कर लीजिए, मेरा मटेरियल पढ़ लीजिए, मेरे मटेरियल से 60% आएगा, मेरे मटेरियल से ये होगा। अब नहीं पता, हो सकता है ना। लेकिन इतना हम आपको दावा ज़रूर कर सकते हैं कि अगर एससीईआरटी और एनसीईआरटी आपने पढ़ा तो आपका सिलेक्शन तय है ना। चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं इतिहास के पिता, है ना, यानी कि यहाँ पे देखिए क्या कहता है, पाषाण काल के लोग मनोरंजन के लिए चित्र और नृत्य करते थे। हम इसका गारंटी नहीं ठोक सकते हैं, लेकिन हमें पत्थरों पर जो चित्र मिलता है उससे हमको ये अंदाज़ा लगता है कि शायद उस समय के लोगों को मनोरंजन का जो साधन था यही साधन रहा होगा, है ना। क्या रहा होगा? यही साधन रहा होगा। चलिए, इतिहास के पिता किसको कहते हैं? इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। देखिए फिर से दिया, इसीलिए एक काम जरूर करिएगा, डिवीज़न अगर लाना है
तो याद रखिएगा, रिवीजन आपका बार बार चलना चाहिए। जो विद्यार्थी एक बार पढ़ने के बाद बार बार रिवीजन करता है उसी का स्कोर सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद जब प्रश्न आपको आएगा तो कन्फ्यूज़न में हो जाएंगे। कभी कभी चार ऑप्शन देता है तो लगेगा कि 4 ऑप्शन होगा, आपको लगेगा जब अच्छा तैयारी होगा तो आपको मतलब समझिए कि जब 2 के बीच में तुलना करने लगेगा कि 2 में कौन सही रहेगा, समझिए कि वहाँ तक आपका ठीक है ना। जब चारों में कन्फ्यूजन हो जाए तो फिर मुश्किल है, इसका मतलब आपको ज़्यादा बार बार रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो ये भीमबेटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के रायसीना जिला में है। और भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे शैल चित्रों का प्रमाण मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पे कहता है कि विश्व का सबसे प्राचीनतम अभिलेख बोगाजकोई अभिलेख है। क्या कहता है? विश्व का सबसे बड़ा। ये कहाँ पे स्थित है? देखिए, इसको खोजा गया, तुर्की में खोजा गया, है ना। इसको तुर्की में खोजा गया। किसको? बोगाजकोई अभिलेख को। इसमें आखिर क्या है? आप बीपीसी का प्रश्न बनाइएगा, यूपीएससी का प्रश्न बनाइएगा, है ना। यूपीएससी और बीपीसी में, और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं ना, वो सारे एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा गया है। ये पूछा गया है कि बोगाजकोई अभिलेख में किन देवी यानी कि किन वैदिक देवताओं का चर्चा है, उल्लेख मिलता है। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। बीपीएससी यानी कि बिहार के द्वारा जितना भी आयोजित होने वाला जो परीक्षा है, आप देखिएगा 8-10 सालों में जो भी प्रश्न पूछा है इससे मिलेगा। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश का पीसीएस है, यहाँ से प्रश्न बनाया है। यहाँ तक कि राजस्थान के पीसीएस में भी ये प्रश्न बनाया है। यहाँ तक कि आप देख लीजिए यूपीएससी के एग्ज़ाम में आप लोग देखिएगा, विगत वर्षों में हम लोग जब एग्ज़ाम दिए थे प्रश्न पूछा हुआ था। बोगाजकोई अभिलेख में वैदिक देवताओं का जो उल्लेख है उसमें 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है ना। 4 देवता कौन कौन है? तो देखिए, एक है इंद्र मित्र, है ना, इंद्र मित्र वरुण नाशत। देख लीजिए, इंद्र मित्र वरुण नाशत्य, है ना, नाशत्य है। 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख है। कहाँ पे? बोगाजकोई अभिलेख में। जो खोजा कहाँ गया? तो तुर्की में खोजा गया, है ना। इसमें 4 देवता कौन है? इंद्र मित्र वरुण और नाशत्य हो जाते हैं, है ना। 4 देवता है। चलिए आगे हम लोग देखा जाए। कहते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान बिहार के मुंगेर में प्राप्त होता है। बिहार के मुंगेर में प्राप्त होता है। हम लोग इसमें पूरा डिटेल्स करेंगे। बिहार के उपमहाद्वीप में जो आरंभिक मानव का जो प्रमाण है, हम लोग इसको करेंगे, किताब में दिया हुआ है, अगले क्लास में हमको मिलेगा। चलिए, वीडियो लंबा ना हो जाए, जिस दिन आप लोग का डिमांड होगा उस दिन हम लोग करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद वैदिक कोशिश करेंगे। और देखिएगा, जितना भी यहाँ पढ़िएगा प्रश्न यहीं से बना है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे हड़प्पा, वैदिक, मौर्य, ये सारा चीज़ें, ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक किताब बार बार पढ़िए। 10 को किताब को पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक ही किताब को पढ़िए, बार बार पढ़िए, चीज़ें ज़्यादा कंठस्थ होगा और ज़्यादा स्कोर लाएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग को। आप ज़रूर अपने दोस्तों के बीच में, अपने साथियों के बीच में ज़रूर एक बार शेयर करें, लाइक कमेंट्स भी करें। कमेंट्स करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको और क्या डिमांड है ना। बाकी हमें तो जो लगता है हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी टीम और हमारे जो लोग हैं काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, है ना। और उस सारे के सारे क्लास आपको यहाँ पे मिलेंगे। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारा चीज़ें आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ स्पेशल बीपीएससी टीचर 4.0 के लिए ही काम हो रहा है, वर्क हो रहा है। ठीक है, तो आप वर्क करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को। कहा जाता है कि सर्व शिक्षा अभियान की जो किताबें हैं, यहाँ तक कि सिविल सर्विस जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से पीटी और मेंस दोनों में प्रश्न बनते हैं और बनाए भी जाते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। अभी हम लोग 6 क्लास का SCRT जो है वही हम लोग पढ़ रहे हैं। 6ठी क्लास की किताब है, बिहार सरकार का सर्व शिक्षा अभियान की किताबें है। कहा जाता है कि सर्व शिक्षा अभियान की जो किताबें हैं, यहाँ तक कि सिविल सर्विस जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं
उन लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से पीटी और मेंस दोनों में प्रश्न बनते हैं और बनाए भी जाते हैं। पहले अगर आप देखते होंगे तो 67वीं बीपीएससी के पहले डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। पॉलिटी में सर्व शिक्षा अभियान की किताब से डायरेक्ट प्रश्न रहा करता था। अभी शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिविल सर्विस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अधिकतर सवाल जो है आपके बीपीएससी के द्वारा यहीं से पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। हम लोगों ने तीसरा अध्याय तक किया था, आज हम लोग का चौथा अध्याय है, प्रथम कृषक एवं पशुपालन। प्रथम कृषक एवं पशुपालन चैप्टर है, आप ज़रूर पढ़िएगा अगर आपके पास किताब है तो। प्रथम कृषक एवं पशुपालक कहता है यहाँ पर कि खेती का जो शुरुआत है, जो प्रारंभ है, खेती का शुरुआत और प्रारंभ की अगर बात करें तो ईरान और इराक देश की पहाड़ियों की तलछटी से प्रारंभ हुआ माना जाता है। शुरुआत प्रारंभ में, क्योंकि आप देखते होंगे जब आप प्रागैतिहासिक काल पढ़ते हैं, पाषाण काल पढ़ते हैं, तो पाषाण काल को हम लोग अगर 3 भागों में डिवाइड करें तो पूरा पाषाण काल में कृषि की बात नहीं किया जाता। यहाँ तक कि मध्य पाषाण काल में भी कृषि की बात नहीं किया जाता। मध्य पाषाण काल में पशुपालन की बात किया जाता है। लेकिन जैसे ही नवपाषाण काल में हम लोग आते हैं तब वहाँ पे हमें कृषि का प्रमाण मिलता है, चाहे वह मेहरगढ़ की बात करें या कोल्डिहुआ की बात करें। तो मेहरगढ़ से हमें प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य मिलता है। वहाँ पे जौ उपजाने का प्रमाण मिलता है, गेहूँ उपजाने का प्रमाण मिलता है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश का जो कोल्डिहुआ का क्षेत्र है, जो इलाहाबाद में पड़ता है, वहाँ से प्राचीनतम चावल उत्पादन का, चावल उपजाने का हमें प्रमाण मिलता है। और ये जो साइट है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये साइट जो है नवपाषाण कालीन होता है। और इसी नवपाषाण कालीन में यहाँ के आदि मानव ने पहिए की खोज की थी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं प्रथम कृषक एवं पशुपालक। यहाँ कहता है कि कृषक यानी खेती की जो शुरुआत है ईरान और इराक के पहाड़ी जो देश हैं, मतलब इस देश के जो पहाड़ी जो तलछटी हैं, इसी में प्रारंभ किया गया था, ऐसा प्रमाण यहाँ पे मिलता है तलछट से। और पहले वहीं के रहने वाले लोगों ने खेती प्रारंभ किया। जैसे हम लोग प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो पूरा पाषाण काल का जो समय आता है, कालखंड हम लोग देखेंगे, तो वहाँ पे आदि मानव के पास आग जलाना सीखा है बट उसका प्रयोग करना नहीं सीखा। यहाँ पे लोग अपने भरण पोषण के लिए शिकार करता है, जानवरों का शिकार करता है। यहाँ पे हथियार, बड़े बड़े हथियारों का उपयोग किया जाता है, बहुत बड़े बड़े हथियारों का उपयोग किया जाता है। और यही वजह है कि प्राचीन भारत के इतिहास में प्रागैतिहासिक काल को लिखने के लिए इतिहासकार सबसे ज़्यादा उन पत्थरों का अध्ययन करता है जो उस समय में आदि मानव उस पत्थर में जिया करता था। जैसे ही पूरा पाषाण काल से बढ़ कर के जब मध्य पाषाण काल में जब प्रवेश करता है आदि मानव, तो वहाँ पे यानी कि आग का प्रयोग जो है वो सीख गया कि अच्छा अब हमें जानवरों के मीट को, शिकार किए हुए जानवरों के मीट को यानी कि आग में पका करके अब खाना चाहिए। ये जो प्रयोग था, युद्ध था, यहाँ मध्य पाषाण काल में लोगों ने सीखा। और मध्य पाषाण काल में जानवरों को पालना शुरू कर दिया, यानी कि पशुपालन का जो साक्ष्य है, जो प्रमाण हमें मिलता है, वह मेसोलिथिक में मिलता है, यानी कि मध्य पाषाण काल में मिलता है।